Hello guys, welcome to H2O, the A to Z of chemistry. मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर इस क्रैश कोर्स हाइड्रोजन के लिए एंड आई होप कि आप ये कोर्स मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो आज हम शुरू करेंगे इस क्रैश कोर्स हाइड्रोजन का लेक्चर नंबर 3। बट मेक श्योर आपने दोनों लेक्चर पहले वाले इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देख लिए हों। और अगर आपने वो देखे हैं तो आप ये भी जानते हैं कि हम यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्कस करें विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि हमने चूज किए हैं पिछले पेपर्स जेई मेंस के, एडवांस के और नीट से। साथ ही में सो दैट कि इस टॉपिक की थरो अंडरस्टैंडिंग हम कर सकें, टॉपिक को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ ही डिस्कस कर सकें। कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के और कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट स्टेट्स के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से भी हमने लिए हैं कि आपको हम अच्छे से टॉपिक सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेन कर सकें और आपकी अच्छे से रिविजन भी हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या पेपर में आते हैं उस सारे की आपको इस क्रैश कोर्स हाइड्रोजन में नॉलेज मिल जाए। साथ ही में हमारा एक डिटेल्ड कोर्स है। अगर आपने पहले दोनों लेक्चर देखे हैं तो भी आप ये जानते हैं कि हमारा एक डिटेल्ड कोर्स भी है हाइड्रोजन का, जिसमें 14 लेक्चर्स हैं और उन 14 लेक्चर्स में हमने बहुत डिटेल में इस कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है जो कि हाइड्रोजन से रिलेटेड है। ऑलराइट, सो इन केस आपको इस डिस्कशन के अंदर कभी भी लगे कि आपको अभी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी भी टॉपिक की, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप हमारे डिटेल्ड कोर्स में से वो कॉरस्पॉन्डिंग लेक्चर्स आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के डिस्कशन शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हेवी वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन के बारे में और साथ में हाइड्राइड्स के बारे में। लेक्चर नंबर 2 में वाटर को डिस्कस किया था, वाटर का स्ट्रक्चर, वाटर की प्रॉपर्टीज, हार्डनेस ऑफ वाटर, डिफरेंट टाइप्स, उनको कैसे रिमूव करते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आए हैं हमने उनको डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपको हमारे डिटेल्ड लेक्चर्स को देखना होगा तो उसमें हेवी वाटर होगा लेक्चर नंबर 9। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जो लेक्चर्स हैं दे आर लेक्चर नंबर 12, लेक्चर नंबर 13 एंड लेक्चर नंबर 14। तो कहीं पे भी आपको यहाँ पे डिस्कशन में लगे कि आपको कुछ भी समझना बेटर तरीके से है तो प्लीज आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हेवी वाटर इज H2O18, water obtained by the repeated distillation of water, D2O, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और ये IIT 1985 का क्वेश्चन है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पे पिछले 35 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को स्कैन करके आपके लिए ये लेक्चर लेके आए हैं सो दैट कि आपकी एक थरो अंडरस्टैंडिंग हो सके और साथ ही में आपको हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 35 ईयर्स में भी आया हुआ है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो हैवी वाटर क्या होता है? हैवी वाटर के अंदर वाटर है मगर वो हैवी है। उसे हैवी किसने बनाया है? उसे हैवी बनाया है हाइड्रोजन के हेवियर आइसोटोप ने। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम। प्रोटियम का जो मास नंबर है वो है 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्रिशियम का 3। तो ट्रिशियम तो रेडियो एक्टिव होता है और वो बहुत ही कम मिलता है एक ऑर्डिनरी सैंपल ऑफ वाटर में, मगर अगर हम ड्यूटेरियम की बात करें तो वो हमें फिर भी मिलता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जिस वाटर के अंदर ड्यूटेरियम प्रेजेंट होगा हम उसको हैवी वाटर बोलते हैं क्योंकि उसका मास ज्यादा हो गया। राइट, तो यहाँ पे जो हमारी चॉइस करेक्ट है वो है सी चॉइस, D2O। हैवी वाटर इज ड्यूटेरियम ऑक्साइड वाला वाटर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये ऑप्शन जो ए है वो गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो हैवी आइसोटोप यूज किया है वो ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन का नहीं है। अब नेक्स्ट चॉइस जो है वो है वाटर ऑब्टेन्ड बाय द रिपीटेड डिस्टिलेशन ऑफ वाटर। अब क्योंकि ये D2O है और D2O में हेवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन आ गया और उसका मास नॉर्मल वाटर से ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि दोनों के मास में डिफरेंस है और जब मास में डिफरेंस होगा तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी।
ठीक है। और हम देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट डिफरेंस है। वाटर का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 373 केल्विन, और हैवी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 374.4 केल्विन। तो अगर हम इसकी डिस्टिलेशन करेंगे तो ऑब्वियसली क्योंकि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस है, तो सबसे पहले डिस्टिलेशन होगी वाटर की और बाद में T2O की। मगर क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए हमें उसकी रिपीटेड डिस्टिलेशन करनी पड़ेगी। इतनी बारी डिस्टिलेशन करनी पड़ेगी कि बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी रह जाए। उसके बाद हमें जो वाटर मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी D2O। करेक्ट चॉइस हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा, सी भी सही हो जाएगा। वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस वो वाटर है जिसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है, मगर वो हैवी वाटर नहीं होता। ठीक है। तो वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी क्यों होती है, इसको हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, अपने डिटेल्ड कोर्स में भी किया था। ठीक है। सो अभी मैं दोबारा से नहीं करूंगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, यहाँ पे जो चॉइसेस आएंगी दैट विल बी बी एंड सी चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियर रिएक्टर दिस इज सप्रेस्ड बाय हेवी वाटर, ऑर्डिनरी वाटर, मर्करी एंड एल्कोहल। तो जो फंक्शन है हेवी वाटर का वो है कि इट इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और मॉडरेटर क्या करता है, मॉडरेटर स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स को डिक्रीज करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। और उससे फायदा ये होता है कि जो फिशनेबल न्यूक्लियाई होते हैं वो इस न्यूट्रॉन जिसकी स्पीड कम हो चुकी है उसको इजीली कैप्चर कर सकते हैं और आगे फिशन प्रोसेस हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी दैट इज गोइंग टू बी heavy water. So correct answer is A choice. So next question है which of the following statements is are correct. तो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट होने वाली हैं, राइट। तो लेट अस सी, एक एक करके चॉइसेस को ही देख लेते हैं। हैवी वाटर दिस इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो मैंने आपको अभी बताया कि ये एज अ मॉडरेटर यूज करते हैं जो कि स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स को डिक्रीज करता है। ठीक है। सो ये चॉइस करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चॉइस क्या है, हैवी वाटर इज मोर इफेक्टिव एज अ सॉल्वेंट देन ऑर्डिनरी वाटर। तो अब आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो नॉर्मली वाटर होता है दैट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ऑर्डिनरी वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, आयनिक कंपाउंड्स को भी डिसॉल्व करता है, कोवलेंट को भी करता है। हैवी वाटर की भी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो काफी सिमिलर होंगी ऑर्डिनरी वाटर से, मगर ये लेस इफेक्टिव होगा एज अ सॉल्वेंट देन ऑर्डिनरी वाटर। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हैवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर। अब ऑर्डिनरी वाटर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आप लोगों ने स्टडी किया है। सिमिलरली हैवी वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ऑलराइट। मगर क्योंकि हमने देखा है कि हैवी वाटर की, अभी हमने डिस्कस भी किया था कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ऑर्डिनरी वाटर से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि जो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ऑर्डिनरी वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से ज्यादा अच्छे से एसोसिएटेड है। I hope this is clear कि heavy water is more associated than ordinary water because इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्डिनरी वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। इसीलिए हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट जो था हैवी वाटर का ऑर्डिनरी वाटर से ज्यादा था। ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चॉइस हमारे पास क्या है, हैवी वाटर दिस हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द ऑर्डिनरी वाटर। ऑलराइट। तो अब ये चॉइस तो ऑलरेडी आप सब समझ चुके हो कि हैवी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के हर एक क्वेश्चन की ऐसे ही चॉइसेस कि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो आपका टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार होगा। ठीक है। इनफैक्ट आप जब भी कोई क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, आपको हर एक क्वेश्चन की हर एक चॉइस का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये सही है ये गलत है। अगर आप ये इस तरीके से प्रेपरेशन अपनी करेंगे तो आप कभी भी कम स्कोर नहीं करने वाले। ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो करेक्ट चॉइसेस बनेंगी वो बनेगी ए और सी चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैवी वाटर दिस इज ऑब्टेन्ड बाय
boiling water, fractional distillation of water, heating H2O2, prolonged electrolysis of water। और ये क्वेश्चन आया था AFMC 2001 में। ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था। और अगर आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो हैवी वाटर को ऑब्टेन करने का तरीका जो दिया हुआ है दैट इज बाय द प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से हमने हैवी वाटर को ऑब्टेन किया था। इसके लिए जो एपरेटस प्रिपेयर किया था वो था यूरे एंड कोवर्कर्स ने। उन्होंने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया, उसके अंदर उन्होंने प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर किया। मीनिंग उसका क्या कि बहुत देर के लिए इनफैक्ट उन्होंने सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स लगा दिए, एक के बाद एक में से वाटर को पास करते गए। उससे हुआ क्या कि वाटर और हैवी वाटर में अगेन जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो कंपैरिजन में वाटर का मास कम है, इसलिए वो फास्टर स्पीड पे होता है। इसलिए जो वाटर की डिसोसिएशन होगी, जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो वाटर किस में ब्रेक करेगा, H2 और O2 पे। कैथोड पे हाइड्रोजन लिबरेट होगी, एनोड पे ऑक्सीजन लिबरेट होगी। ठीक है, तो कंपैरिजन अगर हम वाटर का और हैवी वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस का करेंगे तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस ज्यादा होगा, हैवी वाटर का कम होगा। तो थोड़ी देर बाद आपके पास वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता जा रहा है, हैवी वाटर का नहीं होता जा रहा है। तो अगर हम लीटर्स ऑफ वाटर से शुरू करें और mls ऑफ वाटर तक पहुंच जाएं, तो वो जो mls ऑफ वाटर बच जाएंगे, मतलब इतनी ज्यादा क्वांटिटी लेके और थोड़ी सी क्वांटिटी अल्टीमेटली हमारे पास रह जाए, तो हमने क्या किया है, बहुत ज्यादा बार इलेक्ट्रोलिसिस किया है और उसके बाद जो हमें वाटर मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी हैवी वाटर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब बॉइलिंग वाटर से हमें हैवी वाटर नहीं मिलता है, हीटिंग H2O2 से हमें हैवी वाटर नहीं मिलता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वाटर से हमें हैवी वाटर मिलता है। इनफैक्ट अभी का जो बेस्ट वे है, क्योंकि इससे हमें चीपर वे में और क्विकर वे में हैवी वाटर मिलता है, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये चॉइस भी करेक्ट है, मगर अगर सिंगल आंसर आता है तो आप इसको मार्क करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में जो ऑप्शन दिया हुआ है, जो टेक्स्ट दिया हुआ है वो रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अभी हमने जैसे रिपीटेड डिस्टिलेशन किया, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस कम होता है। सो ऑब्वियसली अगर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो आपको हैवी वाटर मिलेगा। ओके, सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है दैट इज गोइंग टू बी द डी चॉइस। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से बहुत सारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आते हैं, सो प्लीज इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज अ पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड वो कंपाउंड होंगे जहां पे एटलीस्ट 2 ऑक्सीजन एटम जरूर प्रेजेंट होंगे और उन दोनों के बीच में जो लिंकेज है दैट इज अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ऑलराइट, और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, उन दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, दैट विल बी -1। तो अब यहाँ पे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ पेरोक्साइड। तो सबसे पहले KO2, BaO2, MnO2 और NO2, ऑल इंडिया PMT एग्जामिनेशन 2010। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे KO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की ढूंढोगे तो अल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होती है। तो दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1, एक ऑक्सीजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1/2। ये पेरोक्साइड नहीं है, ये पोटाशियम का सुपर ऑक्साइड है। ठीक है, KO2 इज पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास आ गया BaO2। बेरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, हमेशा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की +2 रहती है। इसका मतलब है दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, एक ऑक्सीजन की -1। तो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन होगी। सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ऑल इंडिया PMT एग्जामिनेशन में या नीट प्रेजेंटली में, तो ऑप्शन जो करेक्ट है दैट इज बी ऑप्शन। अगर आप यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे MnO2 में, तो प्लीज रिमेंबर कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4। तो दोनों ऑक्सीजन की -4 हो जाएगी, एक ऑक्सीजन की -2 होगी। सो दिस इज मैंगनीज ऑक्साइड। ऑलराइट, और नेक्स्ट हमारे पास है NO2। तो यहाँ पे इसकी नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, +4, और दोनों ऑक्सीजन की -4, तो अगेन ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, -2। यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2। मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, बट MnO2 में जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लीज रिमेंबर दैट इज गोइंग टू बी +4।
ऑलराइट, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगी दैट इज गोइंग टू बी द बी चॉइस। इसको ऊपर से रब कर देते हैं और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट यू कैन सी इज दैट द ऑक्साइड दैट गिव्स H2O2 ऑन ट्रीटमेंट विद अ डाइल्यूट एसिड इज। तो यहाँ पे आपको प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिलेटेड कंसेप्ट्स अच्छे से आने चाहिए हैं। ये जो रिएक्शन है इसमें अगर आप चॉइसेस देखोगे तो जो चॉइसेस हैं दे आर PbO2, Na2O2, MnO2, TiO2। तो जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी दैट इज गोइंग टू बी Na2O2। ऑलराइट, अब जो सोडियम पेरोक्साइड है ये जब डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर डाइल्यूट H2SO4 है तो Na2O2 प्लस डाइल्यूट एसिड, और इनफैक्ट हम जो ये डाइल्यूट एसिड लेते हैं इसको आइस कोल्ड लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं, और उसके बाद जब रिएक्शन होती है तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा। इस मिक्सचर में से हम क्या करते हैं, इस मिक्सचर में से हम इसका टेम्परेचर और कम कर देते हैं, -2 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं। तो जो सोडियम सल्फेट है दिस सेपरेट्स आउट एज crystals using 10 water molecules Na2SO4.10H2O। वो निकल जाएगा तो हमारे पास जो लेफ्ट पीछे रह जाएगा दैट इज गोइंग टू बी अ H2O2 का डाइल्यूट सोल्यूशन। ऑलराइट, सो ये सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रेपरेशन ऑफ H2O2 फ्रॉम सोडियम पेरोक्साइड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मर्क्स प्रोसेस। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं गिवन है मगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए ये आपके लिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इन केस अगर आपने नहीं स्टडी किया है तो लेक्चर नंबर 12 में जाके आप इसको डिटेल में अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। राइट, अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, इसका ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन BaO2 with dilute H2SO4 are 0 and -1, -1 and -2, -2 and 0, -2 and +1। IIT 1991 का ये क्वेश्चन है। राइट, तो अब एक हमने प्रेपरेशन कर ली Na2O2 से, दूसरी प्रेपरेशन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की लेबोरेटरी में जहां पे हम BaO2 को यूज करते हैं। अगेन BaO2 को डाइल्यूट H2SO4 वेरी कोल्ड 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आइसी कोल्ड सोल्यूशन बनाते हैं, और जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा, बेरियम का बेरियम सल्फेट बन जाएगा और H2 और O2 H2O2 फॉर्म करेंगे जैसे कि Na2O2 में भी था। Na2O2 और H2SO4 से भी क्या मिला था, Na2SO4 बन गया था, H2O2 बन गया था। ठीक है, तो दोनों में प्रोडक्ट्स जो है वो बिल्कुल सिमिलर से प्रोडक्ट्स हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे अगर अब बेरियम सल्फेट बनेगा तो उसमें जो ऑक्सीजन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा, ऑक्सीजन, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2। राइट, और बेरियम पर ऑक्साइड से दूसरी चीज क्या बनी है, H2O2। H2O2 में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी दैट विल बी -1। तो जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी बी ऑप्शन, -1 एंड -2। -1 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में और -2 बेरियम सल्फेट में। ठीक है, अब इस रिएक्शन से रिलेटेड बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको आनी चाहिए हैं। सबसे पहले बेरियम सल्फेट बनता है। बेरियम सल्फेट को सेपरेट करने का तरीका क्या होगा कि उसके जो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, बेरियम सल्फेट्स फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, उन व्हाइट प्रेसिपिटेट्स को हम रिमूव कर देते हैं और हमारे पास H2O2 का डाइल्यूट सोल्यूशन आ जाएगा। मगर इस H2O2 सोल्यूशन के अंदर कुछ कुछ बेरियम सल्फेट फिर भी रह जाता है, और वो क्या कर सकता है, उसको डिकम्पोज कर सकता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। इसलिए हम जनरली डाइल्यूट H2SO4 को यूज करने की जगह पे क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं या तो डाइल्यूट फॉस्फोरिक एसिड या हम उसको यूज कर सकते हैं बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू बेरियम पेरोक्साइड। ठीक है, उससे कार्बोनिक एसिड मिलेगा। कार्बोनिक एसिड अगेन बेरियम पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर देगा, बेरियम कार्बोनेट, और साथ में H2O2 मिलेगा हमें। ऑलराइट, इसकी आप जो डिटेल्ड टॉपिक है एक्चुअली में, अगर आपने ये इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप लेक्चर नंबर 12 में से पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होते हैं। डू नॉट मिस दैट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है H2O2. दिस इज obtained by the electrolysis of water, H2SO4, HCl, fused Na2O2, NCRT exemplar का ये क्वेश्चन है. अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है H2O2 का प्रेपरेशन का, इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन का. ऑलराइट, तो इंडस्ट्रियली हम H2O2 को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4. H2SO4 के 2 मोल्स अगर आप लोगे, उससे आपको क्या मिलेंगे, 2 मोल्स H आयंस के मिलेंगे और 2 मोल्स HSO4 नेगेटिव के मिलेंगे. ठीक है, 2 मोल्स H2SO4 के हम लेंगे, उससे हमें मिलेंगे 2 मोल्स H आयंस के और 2 मोल्स हमें मिलेंगे सल्फेट आयन HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट आयंस के. H आयंस फॉर्म करेंगे कैथोड पे H2. ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके क्या फॉर्म करेगा, 2 मोल्स H2S2O8 जिसे हम मार्शल्स एसिड बोलते हैं. इसका आगे हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं. जब हम इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तब हमें क्या मिलता है, वापस H2SO4 वापस मिल जाता है और साथ में H2O2 मिलता है. डिटेल्स अगर अगेन आपको चाहिए है तो लेक्चर नंबर 12 में आप देख सकते हो. दिस इज द वे दैट द रिएक्शन प्रोसीड्स. ठीक है, सो इसमें हमें क्या मिला, हाइड्रोजन H2SO4 वापस मिल जाता है, उसको हम अगेन इलेक्ट्रोलिसिस के लिए यूज कर सकते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रोसेस हमें मिलेगा. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या बनेगा, ऑप्शन बी. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है H2O2 दिस इज स्टोर्ड इन. इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, दैट इज बाय द ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन. तो वो वाला रिएक्शन भी अगर आपने अभी तक नहीं स्टडी किया है तो वो भी आप स्टडी प्लीज कर लीजिएगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, हमारे लेक्चर में भी गिवन है. H2O2 दिस इज स्टोर्ड इन plastic containers after the addition of a stabilizer, iron containers after addition of a stabilizer, glass container after the addition of a stabilizer and in any container of metal or glass. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है, बहुत इजीली डिकम्पोज कर जाता है इनटू H2O एंड ऑक्सीजन. ठीक है, और इसलिए सो दैट कि हम इसको स्टोर कर सके ज्यादा टाइम के लिए, इसलिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. सबसे पहले तो H2O2 जो है वो अगर लॉन्ग स्टैंडिंग रखे, बहुत देर पड़ा रहे तो भी डिकम्पोज कर जाता है. दूसरी चीज है कि अगर हम उसको लाइट पे रख देते हैं तो वो बहुत जल्दी डिकम्पोज कर जाता है. मेटल के कंटेनर्स में, अल्कलीज के एक्सपोजर में, डस्ट के एक्सपोजर में इसकी डिकम्पोजिशन जो है वो इंक्रीज कर जाती है. इसलिए हम करते क्या है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्लास्टिक कंटेनर में, डार्क बॉटल्स में स्टोर करते हैं. डार्क बॉटल में इसलिए स्टोर करते हैं कि लाइट से डिकम्पोजिशन नहीं हो. प्लास्टिक बॉटल में इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो आयरन है, ग्लास है, मेटल्स है, ये सब डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, कैटलिस्ट एक्ट करते हैं इसका. ठीक है, और एक स्टेबलाइजर इसलिए डालते हैं सो दैट कि लॉन्ग स्टैंडिंग पे भी ये डिकम्पोजिशन ना हो. जो स्टेबलाइजर्स हम ऐड करते हैं, एसिटिनालाइड है, यूरिया है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि हम, ग्लिसरॉल है जिसको हम यूज कर सकते हैं थोड़ी सी अमाउंट में उस H2O2 के साथ डाल देते हैं सो दैट इट रिमेन स्टेबल, डिकम्पोजिशन उसकी जल्दी से ना हो. सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या है, ए ऑप्शन, प्लास्टिक कंटेनर्स आफ्टर द एडिशन ऑफ अ स्टेबलाइजर. The next question is from for following, choose the incorrect statements about H2O2. पहले क्या है, it can act only as an oxidizing agent. इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट प्लीज रिमेंबर कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है. एसिडिक मीडियम में भी एक्ट करता है, बेसिक मीडियम में भी एक्ट करता है, दोनों एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ऑलराइट, सो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. नेक्स्ट है, इट डिकम्पोजेस ऑन एक्सपोजर टू लाइट. आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक्सपोजर टू लाइट पे दिस इज गोइंग टू डिकम्पोज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन. It has to be stored in plastic or wax lined bottles in the dark. तो प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं, या अगर आप ग्लास बॉटल में स्टोर कर रहे हैं तो उनकी हम अंदर से वैक्स लाइनिंग करते हैं और उसके बाद स्टोर करते हैं, और डार्क में स्टोर करते हैं क्योंकि लाइट के एक्सपोजर पे डिकम्पोजिशन होगा. नेक्स्ट, इट हैज टू बी केप्ट अवे फ्रॉम द डार्क.
No, it has to be kept in the dark. So ये ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है, राइट. सो ये जेई मीन्स 2015 का क्वेश्चन है और इसकी जो करेक्ट चॉइसेस हैं वो ए और डी हैं. सो मे बी ये बोनस क्वेश्चन था, आई डू नॉट रिमेम्बर दैट, बट यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं जो करेक्ट आ रही हैं. सो नेक्स्ट जब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ठीक है, तो वेरियस स्ट्रेंथ को मेजर करने के वेरियस वेज हैं. उसमें से हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो आपने नया टर्म सीखा था दैट वाज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एसटीपी बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वन वॉल्यूम ऑफ दैट सैंपल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो अगर सपोजिटली हमारे पास 25 वॉल्यूम H2O2 है तो इसका मीनिंग क्या होगा कि एक वॉल्यूम H2O2 सोल्यूशन हमें 25 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन देगा एट एसटीपी. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 273 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर सपोजिटली 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो वो हमें कितना देगा? 25 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी देगा. ये मीनिंग होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का. इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में आते हैं. ठीक है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि 2H2O2 से हमें ऑक्सीजन का 1 मोल मिलेगा और वाटर के 2 मोल्स मिलेंगे. तो ये हम किस रिएक्शन को वेरियस कैलकुलेशंस में, जहाँ पे हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ को परसेंटेज स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मोलैरिटी के साथ, नॉर्मेलिटी के साथ रिलेशन यूज करते हैं, तो वहां पे ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ ही आपको मोल कंसेप्ट, इक्विवेलेंट कंसेप्ट को यूज करते हुए वो रिलेशंस को ढूंढना होता है, राइट. अब यहाँ पे जो रिलेशंस हैं मैंने डायरेक्ट फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखती हैं जो शॉर्टकट्स हैं. अगर ये कैसे डिराइव किए गए आपको देखने हैं तो आप मेरा लेक्चर नंबर 13 को देख सकते हैं. ठीक. तो परसेंटेज स्ट्रेंथ और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन है? परसेंटेज स्ट्रेंथ दिस इज इक्वल टू 17/56 इनटू द वॉल्यूम स्ट्रेंथ. Molarity is volume strength divided by 11.2 and normality is volume strength divided by 5.6. आपको ये याद रखने हैं. ये याद रखोगे तो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो जल्दी से सॉल्व होंगे. ये कैसे आए हैं अगर आपको ये चाहिए तो लेक्चर नंबर 13 फ्रॉम माय डिटेल्ड कोर्स. ऑलराइट, तो चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड. सो पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है हमारे पास दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1 मोलर H2O2 इज मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिवन टू बी 34 ग्राम पर मोल. ठीक है, तो इसमें जो चॉइसेस हैं दैट इज 5.6, 16.8, 11.35, 22.4 और जेई मींस जनवरी 2019 का ये क्वेश्चन है. तो अभी हमने डिस्कस किया कि रिलेशन क्या है मोलैरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का. मोलैरिटी इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2. एक मोलर सोल्यूशन है 1 इंटू 11.2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आएगी 11.2. तो आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा दैट विल बी सी चॉइस 11.35. ऑलराइट, ये जेई मींस जैन 2019 का क्वेश्चन है. सो आई होप नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ 11.2 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इज गिवन द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन टू बी 1 ग्राम पर मोल एंड ऑक्सीजन टू बी 16 ग्राम पर मोल. तो यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ ढूंढ रही है. आपको 11.2 वॉल्यूम सॉल्यूशन दिया हुआ है H2O2 का. तो आपको रिलेशन क्या चाहिए है? आपको रिलेशन चाहिए है परसेंटेज स्ट्रेंथ का और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का. चॉइसेस आपको गिवन है 3.4%, 1.7%, 13.6%, 34%. जेई मींस जनवरी 2019. प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से करना. बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इस टॉपिक में से आते हैं. सो परसेंटेज स्ट्रेंथ और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का रिलेशन 17/56 into volume strength. This is equal to the percentage strength. तो values put करोगे तो आपके पास जो percentage strength की value आएगी that will be 3.4%. Alright, तो correct option क्या है हमारे पास? A option. Next question, what is the volume of 20 volume hydrogen peroxide required to get 5000 centimeter cube of oxygen at STP? Choices है 100 centimeter cube, 125 centimeter cube, 250 centimeter cube और 50 centimeter cube. कर्नाटका CET
का एक क्वेश्चन है। इसके अंदर अब आपको करना क्या है, आपको गिवन है कि 20 वॉल्यूम H2O2 है, इसमें से आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कितनी वॉल्यूम होनी चाहिए सो दैट कि आपको 5000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन मिले। तो 20 वॉल्यूम H2O2 का मीनिंग है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर H2O2 होगा तो आपको 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन मिलेंगे एट STP। तो 20 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, तो 5000 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्विवेलेंट, 1/2 बाय 20 इंटू 5000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगी दैट विल बी 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। Next question is, the commercial sample of H2O2 is labeled as 10V. Its strength is nearly 3%, 6%, 9%, 12%। क्वेश्चन आया हुआ है वेस्ट बंगाल जेई 2014 और इसके लिए आपको करना क्या है, अगेन परसेंटेज स्ट्रेंथ और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास जो परसेंटेज स्ट्रेंथ आएगी दैट इज 3%। और मोस्ट कॉमन सैंपल जो हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे मार्केट में अवेलेबल होता है दैट इज 10 वॉल्यूम H2O2 और 10 वॉल्यूम H2O2 की परसेंटेज स्ट्रेंथ कितनी होगी, 3%। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2 इज 4.8, 8.4, 3 एंड 8 IIT 1991। तो बहुत पुराने से लेके नए क्वेश्चंस तक सब में वॉल्यूम स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास चॉइस फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 5.6। वैल्यूज पुट करोगे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो आएगा दैट विल बी 8.4। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन। तो दिस इज एन इजी वे कि अगर आपको ये रिलेशंस आते हैं तो आप जल्दी से इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं केमिकल नेचर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रिक्वेंटली अगेन इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल नेचर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम बट नॉट इन बेसिक मीडियम, reducing agent in basic medium but not in acidic medium, oxidizing and reducing agent in acidic medium but not in basic medium, oxidizing and reducing agent in both acidic and basic medium। JEE Mains 2019 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मैंने आपको भी ऑलरेडी पहले बता दिया था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर भी शो करता है, रिड्यूसिंग बिहेवियर भी शो करता है, बोथ एसिडिक और बेसिक मीडियम में शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं कि अभी हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखी थी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। 2 moles of H2O2, this forms water plus oxygen, right? 2 moles of water। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -1 है, वाटर के अंदर -2 है और ऑक्सीजन के अंदर 0 है। ठीक है, जब ये -1 से -2 हुआ तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन है या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये कैसे बिहेव करेगा, अगर H2O2 से वाटर बन रहा है तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब अगर आप यहां से H2O2 से ऑक्सीजन को बनाओगे तो ये -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, तो ये रिएक्शन क्या हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है टू वाटर तो ये एक्ट कैसे करेगा, ये एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। राइट, अब आप जो भी रिएक्शंस देखोगे, चाहे एसिडिक मीडियम में देखोगे चाहे बेसिक मीडियम में देखोगे, अगर ये एक्ट कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपको ट्रिक बता रही हूँ, अगर आप वहां पे रिएक्शंस भूल भी जाओ, बहुत सारी रिएक्शंस गिवन होंगी, और सारी रिएक्शंस में अगर आप ये भूल जाओ कि H2O2 क्या एक्ट कर रहा है, तो उसमें आपको देखना क्या है कि अगर H2O2 is getting converted into water
और OH आयंस, क्योंकि OH आयंस में भी ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा -2, या OH आयंस में, तो दिस विल बी एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर H2O2 से हमें प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन मिल रहा है तो वहां पे ये कैसे एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको ये याद रहेगा तो आपके क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज वन ट्रिक, दिस इज गोइंग टू वेरी बी हेल्पफुल। अगर आपको ये सारी रिएक्शंस भूल भी जाएं कि कौन सी रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो आप सिर्फ ये देखोगे और आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। आपको चॉइस एग्जांपल्स भी दूंगी तो आपको उससे जल्दी से समझ में भी आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डिपिक्ट्स द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पे आपको ये 4 रिएक्शंस गिवन है। ठीक है, तो इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है, तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको देखना है रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H2O2। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H2O2 कहाँ पे होगा, जहां पे दिस इज गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ। ठीक है, ऑक्सीडाइज कब होगा, जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर इसका कब बढ़ेगा, जब H2O2 से प्रोडक्ट में कब क्या मिलेगा, हमें ऑक्सीजन मिलेगा। राइट, तो अब आप प्रोडक्ट में देखो, पहली चॉइस में आपको क्या मिल रहा है, वाटर। सेकेंड चॉइस में वाटर प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन जब आ गया तो ये क्या है, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। MnO+2 से आपको साथ में रिएक्शन में क्या मिल रहा है, OH आयंस, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। PbS प्लस H2O2 से PbSO4 और हमें वाटर मिल रहा है, तो वाटर मिल रहा है, तो अगेन क्या हो गया, इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि जहां पे भी प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आ गया वहां पे इसका रिड्यूसिंग नेचर। अगर ऑक्सीजन नहीं है, अकेला वाटर प्रेजेंट है या अकेले OH आयंस प्रेजेंट है, तो ये इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा। राइट, ये रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन केस अगर आप वहां पे भूल जाते हैं तो प्लीज दिस इज द वे आपका आंसर जो है वो करेक्ट होने वाला है। तो जो करेक्ट चॉइस है दैट इज गोइंग टू बी बी चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द रिएक्शंस H2O2 plus 2Hi forming I2 plus 2H2O, HOCl plus H2O2 forming hydronium ions, chloride ions and oxygen ions। इसमें आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट H2O2, an oxidizing agent in both A and B, an oxidizing agent in A, reducing agent in B, and a reducing agent in A, oxidizing agent in B, and a reducing agent in both A and B। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो अगेन आई होप अब आपको समझ में आ गया कि H2O2 से जब हमें वाटर मिल रहा है तो यहाँ पे ये कैसे एक्ट करेगा, दिस विल बी एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2O2 से जब हमें ऑक्सीजन मिलेगा तो दिस विल बी एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगी दैट विल बी द बी चॉइस। राइट, अब तो समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको समझने में। एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2O2। अगेन हमारे पास 4 रिएक्शंस हैं, फटाफट लिख देते हैं। चारों रिएक्शंस में देखेंगे क्या, H2O2 से यहाँ पे बन रहा है वाटर और ऑक्सीजन, यहाँ पे H2O2 से क्या बन रहा है, वाटर एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे H2O2 से हमारे पास क्या बन रहा है, OH आयंस, यहाँ पे H2O2 से वाटर और ऑक्सीजन। तो जब सारे में ये 3 चॉइसेस में ऑक्सीजन बन रहा है तो दिस इज डिपिक्टिंग इट्स रिड्यूसिंग नेचर, और OH आयंस जहां पे बन रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, सो जो करेक्ट ऑप्शन आएगी दैट इज गोइंग टू बी द सी चॉइस। आसान होगी सारी रिएक्शंस, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सोचने में, आप जल्दी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। बाकी की जो रिएक्शंस हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, आप जल्दी से लेक्चर नंबर 14 में देख सकते हैं। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जल्दी से यूजेस लेक्चर नंबर 14 में देख सकते हैं, चाहे उसको 2x स्पीड पे देख के एक बार अपने टॉपिक को रिवाइज कर लो। यहाँ पे जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंटली चीजें समझानी थी वो मैंने आपको इस क्वेश्चन में दे दी है। ठीक है, सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको अब ये हाइड्रोजन वाला टॉपिक बहुत अच्छे से आ गया, आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अगर आपको हमारे और कोर्सेज चाहिए इसी तरीके से तो प्लीज आप उनको अपने सजेशंस को कमेंट सेक्शन में डाल के जरूर पोस्ट कीजिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम ऐसे आपके लिए और कोर्सेज डालें।
So see you again. Have a nice day. God bless you.